नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूरी दुनिया नए साल पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई कोशिशों के साथ नए रेजोल्यूशन बना रही है। लेकिन साल 2024 की उन बड़ी राजनीतिक घटनाओं और बड़े सियासी चैप्टर आज हम खोलेंगे, जिसमें जानेंगे साल 2024 की वो बड़ी सियासी कहानी जिसकी पूरे साल चर्चा रही, जिसने राजनीतिक इतिहास पर वो छाप छोड़ी जो कभी मिटाए नहीं मिट सकती। इसमें बात राजस्थान की सरकार से लेकर चुनावों की अग्नि परीक्षा तक की होगी। इसमें एक मंत्री के इस्तीफे की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे थप्पड़ कांड का वो काला अध्याय जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। साथ ही साल ने राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को क्या दिया, आज बात इस पर भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का सियासी चैप्टर 24 का चौसर पर। नए साल पर सबसे पहले बात बीते साल की शुरुआत से करते हैं और जब भी 2024 की चर्चा होगी तो सरकार बनने से लेकर सरकार के बड़े फैसलों तक की चर्चा होगी। कैसे बनी थी सरकार और भजनलाल शर्मा के सिर पर कैसे सजा सीएम पद का ताज, आगे बताते हैं आपको। राजस्थान में नए साल की शुरुआत सिर्फ साल बदलने और तारीखों के बदलाव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि राजनीतिक लिहाज से साल 2024 बीजेपी के लिए काफी खास भी रहा। यूं तो राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड जीत साल 2023 ने जाते जाते ही दे दी, लेकिन नए साल 2024 की शुरुआत भी बीजेपी के लिए नई उम्मीदों के साल के रूप में हुई। राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम। चुनाव के लिए 199 सीटों पर मतदान हुआ। 199 सीटों का परिणाम चौंकाने वाला रहा। बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को नुकसान हुआ और सिर्फ 69 सीटें ही मिली। 14 सीटें निर्दलियों और अन्य पार्टियों के खाते में गईं। देखिए, पार्टियों के लिहाज से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा फायदे में रही कि उसको 8 सीटें मिली और उसके गठबंधन को 11 सीटें मिली। जो बीजेपी लगातार 2 चुनावों से 25-25 सीटें जीत रही थी, वो इस बार 14 सीटों पर सिमट गई और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस बार बीजेपी को नेशनल लेवल पर कुछ सीटों की कमी रही और उसमें एक बड़ा पार्ट अगर समझा जाए तो राजस्थान का था कि यहाँ से 11 सीटें नहीं आ पाई। जबकि आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में वो डेंट नहीं लगा जो राजस्थान में लगा। लेकिन कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका। ब्राह्मण सीएम बनाकर बीजेपी ने नया मास्टर स्ट्रोक चला। दरअसल राजस्थान में पिछले कई सालों से चला आ रहा रिवाज इस बार भी कायम रहा। बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की
तो कांग्रेस 69 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि विधानसभा के चुनाव का परिणाम राजस्थान की परंपरा के मुताबिक ही रहा, मतलब एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की सरकार वाला। तीन दशक का राजस्थान का इतिहास। साल 1993, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, पार्टी बीजेपी। साल 1998, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। साल 2003, बीजेपी से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती हैं और अगले ही साल यानी साल 2008 में सत्ता परिवर्तन होता है और अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री एक बार फिर बनते हैं। 2013 में बीजेपी से वसुंधरा राजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं और 2018 में फिर सत्ता परिवर्तन होता है और कांग्रेस से अशोक गहलोत की सरकार बनती है। साल 2023, बीजेपी से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में 3 दशक का इतिहास है जब कोई भी राजनीतिक दल 5 साल के बाद दोबारा सरकार नहीं बना सका। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये साल कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को इसी साल में एक बहुत बड़ा सूखा जो था लोकसभा चुनावों में सीटों का, तो वो इस साल खत्म हुआ है। वो भी पूरे 10 साल बाद, यानी 2 लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस ने यहाँ से 8 सीटें जीती है और उसके दम पर 2-3 सीटें और भी आई हैं। तो खराब तो नहीं रहा, लेकिन ये जो लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी वाला मामला है, तो ये एक लंबे समय में इसके रिजल्ट आएंगे, और क्या आएंगे ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक मामलों में आमतौर पर बहुत धीरे ये चीज़ें चलती हैं और ज़रूरत के हिसाब से, समझौतों के हिसाब से ये आगे पीछे होती रहती हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी के लिए सब एकदम चंगा चल रहा था। जैसा बीजेपी चाह रही थी वैसा हो भी रहा था। कैडर मजबूत था, जीत का मोमेंटम बना हुआ था, कार्यकर्ता फुल चार्ज थे और इस सब के बीच एक सीट श्रीगंगानगर में उपचुनाव होना था। सभी को लगा कि माहौल साथ है, विधानसभा में बड़ी जीत मिली है तो उपचुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस चुनाव से पहले एक तारीख का जिक्र करना बड़ा जरूरी है और वो तारीख थी 30 दिसंबर। दरअसल इस तारीख का इस चुनाव से बड़ा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इस दिन बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। याद रहे कि चुनाव से पहले किसी प्रत्याशी को मंत्री का कवच पहनाकर उसे इतना मजबूत बना दिया गया कि राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ तक दिलवा दी गई। तब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया। 2024 में 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव हुए। सरकार का बिगड़ना और बनना तो तय नहीं होता है उपचुनावों से, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति जनता और मतदाता का जो रवैया होता है उसका ज़रूर अंदाज लगता है। इन 7 सीटों में से पहले 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक बीजेपी, एक बीएपी और एक आरएलपी के पास में थी। नतीजे जो आए उससे साफ जाहिर हुआ कि जनता का भरोसा जो मौजूदा सरकार है, नई सरकार है, उसके हक में है। और नतीजों में ये निकल के आया कि जनता जो है उसका मानस अब ये तय हुआ है कि जो परिवारों की जो राजनीति है और एक सीट पर जो बहुत सालों से किसी परिवार का दबदबा है उसको जनता ने तोड़ा। खासतौर से झुंझुनू की सीट अगर हम देखते हैं तो वहाँ 21 सालों से ओला परिवार काबिज था, उसको वो ट्रेंड वहाँ पर टूटा और भाजपा की प्रत्याशी 42,448 वोटों से, यानी भारी मतों से वहाँ से जीत कर आए। इसी तरह से जो खीवसर की सीट थी, हनुमान बेनीवाल वहाँ पर अपना प्रभाव क्षेत्र रखते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया, लेकिन उनकी पत्नी जमानत भी अपनी नहीं बचा पाई और वहाँ से भी भाजपा जीत कर आई। दौसा की एकमात्र सीट थी जहाँ पर कि मुकाबला बहुत कड़ा शुरू में नज़र आ रहा था, लेकिन जो नतीजे आए उसमें किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई, जिन्हें कि भाजपा ने टिकट दिया था, वो हारे 23,000 वोटों से। तो एक सीट जो है वो दौसा
की सीट कांग्रेस के पास में गई, जबकि बाकी सारी सीटें हैं उसमें से एक सीट बीएपी जो 84 और सलूम्बर की जो सीट है, क्योंकि यहाँ पर बीएपी पार्टी का प्रभाग क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो सलूम्बर में केवल 1285 वोट से भाजपा की प्रत्याशी जो खड़ी हुई थी वो जीती और 84 की सीट बीएपी ने अपने पास कायम रखी। तो इस तरह से अगर हम पूरा देखते, रामगढ़ की सीट भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो जुबैर खान का परिवार है उनका दबदबा रहा है पिछले 1 दशक से, उसको भी तोड़ा जनता ने और ये सीट भी भाजपा के हक में आई। तो इस तरह से जो पूरे समीकरण बने वो भाजपा के हक में बीएपी का प्रभाग क्षेत्र कायम रहा और आरएलपी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर उसको नकार दिया गया जनता की ओर से। अब मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। उन्हें क्या, बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता को यही लग रहा था, लेकिन विधि का विधान तो लिखा जा चुका था। उपचुनाव का नतीजा आया तो सभी हैरान रह गए। बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा, उसे कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने ऐसी सियासी पटकनी दी कि सब हैरान रह गए। चट मंत्री पट इस्तीफा। 30 दिसंबर को मंत्री बने थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। हार के बाद 8 जनवरी को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी ने टीटी को करंटपुर से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने टीटी को मंत्री भी बना दिया था, फिर भी टीटी चुनाव में हार गए। वहीं इस चुनाव में हुई हार पर ना तो बीजेपी की विधानसभा में जीत का मोमेंटम काम आ पाया और ना ही प्रत्याशी को मंत्री बनाने का दाव ही कमाल दिखा पाया। इस चुनावी शिकस्त ने बीजेपी के मनोबल को तोड़ा तो नहीं, लेकिन एक बड़ा झटका बीजेपी को जरूर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। सरकार की पहली अग्नि परीक्षा यानी उपचुनाव में बेशक बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यह हार ही सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा तूफान तो आना अभी बाकी था। बात सरकार के एक मंत्री के इस्तीफे से जो जुड़ी है। श्री रामचरितमानस की चौपाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। इन चौपाइयों की लाइनें ही राजस्थान की सरकार में उथल पुथल का कारण बनने जा रही थी और किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी। राजस्थान की सरकार साल की शुरुआत में उपचुनाव का एक झटका झेल चुकी थी। हालांकि इसका बीजेपी के मनोबल पर कोई खासा असर नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब बारी लोकसभा के चुनाव की थी और लोकसभा चुनाव का तो मतलब ही नरेंद्र मोदी से होता है। तो लाजमी है कि पार्टी ने बड़ा लक्ष्य भी दिया। लोकसभा में केंद्र के नेता 400 पार की नैया पर सवार होकर खूब गोते लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस और सहयोगियों की रणनीति के जाल में बीजेपी फंस गई। मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहां से इस्तीफा दे दूं। यूं तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बड़ी पार्टी रही, लेकिन सीटों में कमी के कारण बीजेपी को नुकसान न सिर्फ बाकी राज्यों में हुआ बल्कि राजस्थान में भी हुआ। अब हर तरफ सवाल यही उठने लगा कि जो पार्टी विधानसभा में प्रचंड जीत के साथ वापसी करती है, वो मोदी के नाम पर लोकसभा में क्यों सीटें हार गई। अब इसका असर देश की राजनीति पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन राजस्थान पर इसका बड़ा गहरा असर देखने को मिला। राजस्थान में राजनीति के दिग्गज और बीजेपी में किरोड़ी बाबा के नाम से मशहूर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
देखिए, पार्टियों के लिहाज से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा फायदे में रही कि उसको 8 सीटें मिली और उसके गठबंधन को 11 सीटें मिली। जो बीजेपी लगातार 2 चुनावों से 25-25 सीटें जीत रही थी, वो इस बार 14 सीटों पर सिमट गई और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस बार बीजेपी को नेशनल लेवल पर कुछ सीटों की कमी रही और उसमें एक बड़ा पार्ट अगर समझा जाए तो राजस्थान का था कि यहाँ से 11 सीटें नहीं आ पाई। जबकि आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में वो डेंट नहीं लगा जो राजस्थान में लगा। तो इस लिहाज से लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रहा, कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। दरअसल बाबा ने कहा था कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी सीट हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। नतीजे आए तो बीजेपी दौसा सीट भी हार गई। 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिनमें दौसा, करौली धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल थी। हालांकि मीणा ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि विपणन काटकर मंत्री बनाए जाने से पहले दिन से ही खफा थे। मीणा ने इस्तीफा दिया तो इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें दिल्ली बुलाया, लेकिन कहा जाता है कि मीणा फिर भी नहीं माने। और इसी दौरान मंत्री मीणा ने सोशल मीडिया पर लिखा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। इन शब्दों के साथ राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल रही। नेताजी के इस्तीफे की चर्चाओं ने कई दिनों तक न सिर्फ सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की, बल्कि बीजेपी और उसके नेताओं को असहज भी कर दिया। क्यों दिया इस्तीफा? लोकसभा चुनाव में मीणा ने बड़ा दावा किया था। 7 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया था। किसी भी सीट पर हार होने पर इस्तीफे की बात कही थी। चुनाव में पूर्वी राजस्थान की 7 सीटें मीणा को सौंपी गई थी। इन सीटों पर जीत के लिए मीणा ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन बीजेपी को राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ। राज्य की 25 सीटों में से बीजेपी 14 ही सीट जीत पाई। किरोड़ी लाल के गृह क्षेत्र दौसा में भी बीजेपी चुनाव हार गई। कई दिनों तक मंत्री जी के इस्तीफे का सस्पेंस बना रहा और इस्तीफे का यह मसला आसानी से खत्म भी नहीं हुआ। हालांकि नेताजी शांत जरूर हैं, लेकिन चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं, या फिर यूं कह लें कि उनके कामों की हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि भर्ती परीक्षा के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र के समर्थन में मंत्री जी खुलकर नजर आते हैं और उनकी राजनीति के इस तरीके की एक बार फिर से चर्चा नजर आई। साल 2024 कई मौकों पर बीजेपी के लिए चुनौती भरा तो रहा ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किलें भी इस पर कम नजर नहीं आई। राजस्थान में सत्ता गई सो गई, सरकार जाने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई। पिछली सरकार में अशोक गहलोत के करीबी और ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बड़ा सियासी बम जो फोड़ दिया। राजस्थान में हार जीत का असर किस पर क्या हो रहा था, ये सभी पार्टियों और उनके नेता समझ ही रहे थे कि अचानक से राजस्थान की सियासत में फटा एक सियासी बम। एक ऐसा बम जिसने पिछली सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की न सिर्फ मुश्किलें बढ़ा दी, बल्कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। राजस्थान में पहले ही कांग्रेस गुटबाजी से कमजोर चल रही थी। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बगावत के सुर छेड़ दिए। भारतीय संविधान में हर एक नागरिक को निजता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए टेप कांड की परतें दिन प्रतिदिन खुलती जा रही हैं, ये स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत जी ने अपने राज को बचाने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उदाहरण पेश किया कि अपनी सरकार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उसमें संविधान में दिए हुए अधिकारों का हनन ही क्यों ना हो।
हमने देखा कि 5 साल के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने पूरे प्रदेश के प्रशासन को, पूरे संसाधनों को, पुलिस प्रशासन को लगातार खुफिया जानकारी लेने में लगाया, जिससे उनकी राज बच सके। और जनता ने जिस भरोसे के साथ में उनको प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बिठाया था, जो विकास कार्य उन्हें करने चाहिए थे, वो ना करके सिर्फ 5 साल अपनी सरकार को बचाने का काम किया, संविधान में दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन किया। और इसीलिए गहलोत जी जो संविधान के सौदागर हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के कठोर कार्रवाई के साथ में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लोकेश ने कांग्रेस की हार का जिम्मेदार न सिर्फ अशोक गहलोत को ठहराया, बल्कि राजस्थान की सरकार गिराने के आरोपों को लेकर हुए फोन टेपिंग कांड पर भी बड़ा खुलासा कर दिया। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार में हुए फोन टेपिंग मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस पेन ड्राइव के साथ एक कागज दिया जिसमें टाइप किया हुआ था कुछ, और इस पेन ड्राइव को देके मुझे ये कहा कि ये तुरंत सारे मीडिया को आप सर्कुलेट कर दो। नोट करिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव दी और ये कहा कि इसे पूरे मीडिया को सर्कुलेट कर दो। लोकेश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को फोन टेपिंग से जुड़े कई दस्तावेज दे चुके हैं और अब इस मामले में सरकारी गवाह बनने की बात भी की। मुश्किल में फंस गए जादूगर। लोकेश शर्मा पहले से ही पूछताछ में कई खुलासे कर चुके हैं। 2020 में फोन टेपिंग का टेप गहलोत ने दिया था। अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव में उन्हें दिया था। न्यूज चैनलों पर चलवाने को कहा गया था। गहलोत के कहने पर ही टेप उन्होंने मीडिया को दिया। गजेंद्र सिंह पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा। वहीं शेखावत ने इसी टेप के दावे के आधार पर लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में केस दर्ज कराया था। राजस्थान विधानसभा में बहस के दौरान तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल ने भी कहा था कि शेखावत का खरीद फरोख्त का ऑडियो टेप वायरल था, तो ऐसे में नियमानुसार किसी भी विधायक या मंत्री का फोन टेप नहीं किया जा सकता है, और अगर टेप करना भी है तो उसकी एक विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें टेप करने की वजह भी सामने आनी चाहिए। राजनीति में यूं तो बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं होता, लेकिन राजस्थान में हुए थप्पड़ कांड ने सिर्फ राजस्थान का नाम ही बदनाम नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ राजस्थान की राजनीति का काला अध्याय भी इसको कहा जाता है। आखिर क्यों ये सब कुछ हुआ, आगे दिखाते हैं आपको। राजस्थान की राजनीति में ये साल कई अच्छे बुरे अनुभवों का रहा। कई नेताओं और दलों के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा, तो कहीं ऐसा हुआ कि पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी सियासत ही कलंकित हो गई। 13 नवंबर 2024 राजस्थान की सियासत का वो काला अध्याय जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज पूरे प्रदेश ने सुनी, जहां नरेश मीणा ने मतदान के दिन 13 नवंबर 2024 को एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इस एक थप्पड़ ने इस इलाके में हंगामा कर दिया। थप्पड़ के बाद आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और फिर नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा, तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से तो जाने से रोका जाए। यहाँ भी हमने देखा कि
अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया वो एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उसके बाद भी बवाल थमा नहीं। कई दिनों तक पूरे इलाके में अशांति का माहौल रहा, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ के जरिए इलाके में व्यवस्थाओं को कायम किया गया और एक बार फिर से इस पूरे इलाके में शांति कायम की गई। नरेश मीणा का यह प्रकरण खूब चर्चा में रहा, लेकिन इस साल चर्चा एक और भी रही और वो थी सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को मिली बड़ी जीत की, जिससे सीएम भजनलाल शर्मा जीत के हीरो बन गए। इस साल राजस्थान बीजेपी की एक और अग्नि परीक्षा रही और वो थी विधानसभा के उपचुनाव। इस उपचुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ कमाल किया बल्कि इतिहास रच दिया। बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी को एक-एक सीट पर जीत मिली। उपचुनाव के नतीजों के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में बीजेपी के सुपर हीरो बनकर उभरे। बीजेपी को 5 सीटों पर मिली जीत ने ये तय कर दिया कि प्रदेश की जनता भजनलाल शर्मा के कामकाज से खुश है। इस उपचुनाव को बीजेपी सरकार का लिटमस टेस्ट माना गया। जिस तरह के नतीजे आए उनसे ये साफ हुआ कि सीएम भजनलाल शर्मा इस अग्नि परीक्षा में सफल हुए। वहीं कांग्रेस के लिए ये नतीजे कुछ अच्छे नहीं रहे। इन 7 सीटों में से पहले 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, 1 बीजेपी, 1 बीएपी और 1 आरएलपी के पास में थी। नतीजे जो आए उससे साफ जाहिर हुआ कि जनता का भरोसा जो मौजूदा सरकार है, नई सरकार है, उसके हक में है। और नतीजों में ये निकल के आया कि जनता जो है उसका मानस अब ये तय हुआ है कि जो परिवारों की जो राजनीति है और एक सीट पर जो बहुत सालों से किसी परिवार का दबदबा है उसको जनता ने तोड़ा। खासतौर से झुंझुनू की सीट अगर हम देखते हैं तो वहाँ 21 सालों से ओला परिवार काबिज था, उसको वो ट्रेंड वहाँ पर टूटा और भाजपा की प्रत्याशी 42,448 वोटों से यानी भारी मतों से वहाँ से जीत कर आए। वहीं राजस्थान में बरसों से बने सूखे को खत्म करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया और ईआरसीपी पर एमपी और राजस्थान में जो हमेशा तकरार नजर आती थी, अब डबल इंजन की सरकार होने से इसमें रफ्तार नजर आई, जिसमें सालों से पानी पर हो रही सियासत पर विराम लग गया। ईआरसीपी का मुद्दा मूलतः पिछली सरकार वसुंधरा जी की सरकार की अवधारणा थी। ईआरसीपी घोषणा की थी उन्होंने बजट में। 5 साल तक गहलोत सरकार ईआरसीपी को भटकाती रही, लटकाती रही। मध्य प्रदेश सरकार की आपत्तियां हो, चाहे सीडब्ल्यूसी की आपत्तियां हो, चाहे केंद्र सरकार की आपत्तियां हो, कभी कोशिश नहीं की कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सबसे पहले ऐतराज किया और उसके पश्चात लगातार मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जब थे ईआरसीपी को लेकर लोगों को भड़काने का काम करते रहे। ये कमाल है भजनलाल जी की सरकार का। राजस्थान के जिन इलाकों में सालों साल से पानी का इंतजार था, वहां इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने इस फैसले को बड़ा बदलाव माना, मानो जैसे पानी मिल गया तो सब कुछ मिल गया। साल 2024 की कई यादें हैं और कई राजनीतिक किस्से भी जो हमने आप तक पहुंचाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि नए साल 2025 पर नई योजनाओं और राजस्थान के विकास की राजनीति के आधार पर बात शुरू हो, जिससे न सिर्फ राजस्थान का विकास हो बल्कि हर राजस्थानी आगे बढ़ सके। तो जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।